नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में, जिसे हम टिग वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है जिसमें ये इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंतर्गत आती है और एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग है। अगर हम बात करें इस वेल्डिंग का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में इस वेल्डिंग को 1940 की दशक की शुरुआत में किया गया एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलॉय की वेल्डिंग को करने के लिए, और इस वेल्डिंग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वह नाम है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, GTAW। अब बात करते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को करते समय हमें किस किस इक्विपमेंट की जरूरत होती है, इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है और इस वेल्डिंग के द्वारा हम कौन कौन से ज्वाइंट बना सकते हैं, इस वेल्डिंग के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और एप्लीकेशन क्या है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ ताकि आपके सभी डाउट इस वेल्डिंग से रिलेटेड वो सारे खत्म हो जाएं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो पहला इक्विपमेंट हमें चाहिए वो है पावर सोर्स। पावर सोर्स की अगर हम बात करें, टिग वेल्डिंग को हम AC और DC दोनों पावर सोर्स पे कर सकते हैं। जैसे कि बात करें DC के केस में हमारे पास DCSP मतलब कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और DCRP डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, मतलब कि दोनों ही पोलैरिटी पे इसको किया जा सकता है। और उसके बाद ACHF अल्टरनेटिंग करंट हाई फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए इस वेल्डिंग को करने के लिए AC पावर सोर्स पर, और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी रहती है वो 0.3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक रहती है। जब हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग करते हैं तो हम ACHF से करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी हमें ऑक्साइड क्लीनिंग एक्शन में मदद करती है। अगर हम DCSP की बात करते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है और जो वर्कपीस है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है। और DCSP का प्रयोग हम माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर और टाइटेनियम की वेल्डिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और DCRP डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, जिसमें इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और वर्कपीस नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। जब हमें एल्यूमिनियम या फिर जो हैवीली ऑक्सीडाइज्ड एल्यूमिनियम कास्टिंग है उनकी वेल्डिंग करनी है तब इसका प्रयोग हम करते हैं DCRP का। और जो DCSP है इस केस में हमें ज़्यादा हीट जनरेट होती है वर्कपीस के आसपास, और जो इलेक्ट्रोड हमारा ज़्यादा हीट नहीं होता, कह सकते हैं वर्कपीस इसमें ज़्यादा हीट होता है, वर्कपीस पे ज़्यादा हीट जनरेट होती है। लेकिन जो DCRP है इस केस में जो ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होती है वो इलेक्ट्रोड से होती है। तो कह सकते हैं कि जो करंट कैरिंग जो कैपेसिटी होती है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी की, वो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं जो पावर सोर्स हम इसमें यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर कम रेक्टिफायर, और उसके अंदर जो वाटर फ्लो के जो सर्किट है, जैसे आप देखें वाटर इन एंड आउट, गैस इन एंड आउट, तो इसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। गैस टाइमर लगे होते हैं, एक कंट्रोल स्विच होता है, या तो वो हमारी जो वेल्डिंग टॉर्च है उसमें लगा होता है या फिर जो फुट स्विच होता है वहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक प्रकार से इसमें ट्रांसफार्मर कम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है इनर्ट गैस सिलेंडर। ये जो आप देख रहे हैं ये जो सिलेंडर हम इसमें यूज करते हैं, सिलेंडर में अगर आप देखें यहाँ रेगुलेटर और फ्लो मीटर लगे हुए हैं। जो रेगुलेटर और फ्लो मीटर हम इसलिए यूज करते हैं कि फ्लो मीटर से जो गैस का फ्लो है उसे कंट्रोल किया जाता है, और गैस का फ्लो तकरीबन 0 से 50 लीटर प्रति मिनट तक हो सकता है। और जो रेगुलेटर है जिससे हम प्रेशर कंट्रोल करते हैं, वो जो गैस इसके अंदर होती है सिलेंडर में उसको कंप्रेस करके रखा जाता है तकरीबन 230 बार पर। तो प्रेशर रेगुलेटर की मदद से गैस के प्रेशर को भी मेंटेन किया जाता है। उसके बाद आता है इनर्ट या फिर सील्डिंग गैस। जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है इसमें हम जो सील्डिंग गैस यूज करते हैं, जो गैस हमारी सिलेंडर में फिल होती है, क्योंकि जो सील्डिंग गैस हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टिग वेल्डिंग में हम कोई फ्लक्स यूज नहीं करते,
तो वो जो कार्य है वो हम शील्डिंग गैस के द्वारा पूरा कर लेते हैं। और 3 तरह की अगर आप देखें आर्गन गैस का हम यूज़ करते हैं, जिसे हम AC और DC दोनों पर यूज़ कर सकते हैं। हीलियम AC और DC दोनों पर यूज़ कर सकते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सिर्फ हम DC पे यूज़ करते हैं। जो आर्गन गैस है इसको नॉर्मली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज रहती है, जो आर्क वोल्टेज है वो कम रहती है। जो आर्क की स्टार्टिंग है आर्गन के केस में आसानी से हो जाती है, हमें स्मूथ आर्क एक्शन इसमें मिलता है। और दूसरी बात कि ये इकोनॉमिकल होती है। और जैसा इंपॉर्टेंट है कि गुड वेल्ड क्वालिटी हमें आर्गन में मिलती है, आर्क स्टेबिलिटी भी इसमें अच्छी होती है। और आर्गन को हम अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के अलॉयज में इसका यूज कर सकते हैं। टाइटेनियम के केस में जब टाइटेनियम की जो थिकनेस है वो 3 mm तक है, तो उस केस में प्योर आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है तकरीबन 99.99%। अगर टाइटेनियम की थिकनेस हमारी 3 mm से ज़्यादा हो जाती है तो हम हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त आर्गन को हम जो लो अलॉय स्टील हैं, स्टेनलेस स्टील और कॉपर, इन सभी की वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम एक प्रकार से हाई आर्क वोल्टेज इस केस में होता है, उसको ये विदस्टैंड कर सकता है। और इसका हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा हीट इनपुट की ज़रूरत होती है, और इसे हम AC और DC दोनों पे कर सकते हैं। और जब हमारा जो वर्कपीस है उसकी थिकनेस 6 mm से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में जो हीलियम है वो बेस्ट शील्डिंग गैस मानी जाती है। और जैसा हमने बात की कि कॉपर के केस में अगर वर्कपीस की थिकनेस 6 mm से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में हम हीलियम प्लस 35% आर्गन का यूज़ करते हैं। और कई बार अगर हम बात करें जो CO2 है, इसको सिर्फ हम वैसे तो इकोनॉमिकल है लेकिन स्लाइटली ज़्यादा करंट की इसे ज़रूरत होती है, और सिर्फ DC वेल्डिंग पावर सोर्स में इसको यूज़ करते हैं जब हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, जैसे कि जब जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और वर्कपीस नेगेटिव होता है। इसके अतिरिक्त हम नाइट्रोजन का भी यूज़ कर लेते हैं। जब नाइट्रोजन को आर्गन के साथ मिक्स करते हैं तो कॉपर की जब वेल्डिंग करनी होती है तो आर्गन हम नाइट्रोजन का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेल्डिंग टॉर्च या वेल्डिंग गन। ये आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, जो वेल्डिंग टॉर्च या जो वेल्डिंग गन है, इसमें बेसिकली 2 टाइप की ये होती हैं। एक होती है वाटर कूल्ड और दूसरी होती है एयर कूल्ड। एयर कूल्ड वेल्डिंग गन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी वेल्डिंग गन की 150 एम्पियर तक होती है, और उसके बाद हमारी जो वेल्डिंग टॉर्च हम यूज़ करते हैं 150 एम्पियर से ज़्यादा कैपेसिटी में, वो सभी वाटर कूल्ड होती हैं। और वो 50-50 एम्पियर के डिफरेंस पर मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कि 200 एम्पियर की वेल्डिंग टॉर्च आप ले सकते हैं, 250 एम्पियर, 300 एम्पियर, 350 एम्पियर, तकरीबन आप 1000 एम्पियर तक ये ले सकते हैं। उसके बाद जो वेल्डिंग टॉर्च है, ये अगर हम मैनुअल वेल्डिंग करते हैं तो उस केस में इसके साथ हैंडल लगे होते हैं, और जब ऑटोमेटिक ऑपरेशन में इसको यूज किया जाता है तो उस केस में ये विदाउट हैंडल होती हैं। अब अगर हम बात करें जो वेल्डिंग टॉर्च है, इसका जो सबसे जो वीकेस्ट पार्ट होता है वो होता है गैस नोजल। क्योंकि जो गैस नोजल होता है वो सिरामिक मटेरियल का बना होता है, काफ़ी फ्रजाइल मटेरियल होता है, और जो आर्क हीट के कारण वो उसको ब्रेक हो सकता है, और जिसके कारण हमारी पुअर क्वालिटी वेल्ड बनती है। इसलिए हम मेटल नोजल का प्रयोग करते हैं ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये ना आए। और जो केबल इसके साथ लगी होती है, जो इलेक्ट्रिकल केबल होती है, उसके अराउंड हमारा जो वाटर है वो सर्कुलेट करता है, कूल्ड वाटर और वार्म वाटर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल होती है, जो टंगस्टन की बनी होती है। 4 प्रकार की इसमें इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। एक होती है प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जिसकी जो टिप का कलर है वो ग्रीन होता है। उसके बाद 2 होती हैं थोरोटिड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जिसकी टिप येलो होती है। उसके बाद दूसरी होती है थोरोटिड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जिसकी टिप रेड होती है। येलो टिप वाली जो इलेक्ट्रोड होती है, इसमें 1% थोरियम ऑक्साइड होता है, बाकी टंगस्टन होता है। जो रेड कलर की जो टिप होती है जिस इलेक्ट्रोड की, उसमें 2% थोरियम ऑक्साइड होता है और बाकी उसमें टंगस्टन होता है। उसके बाद है जिरकोनिया एडिड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जिसकी जो टिप का कलर है वो ब्राउन होता है। और जो प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं
ये सबसे कह सकते हैं कि चीप होती है, सस्ती होती है, एक्सपेंसिव नहीं होती और लेस क्रिटिकल जॉब में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये लेस करंट को ये कैरी करती है, लेकिन ये दैट इज मोर प्रोन टू कॉन्टामिनेशन। उसके बाद आती है जो थोरेटेड जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, 2 टाइप की हैं, जिसमें एक में 1% होता है हमारा थोरियम ऑक्साइड, दूसरी में 2% थोरियम ऑक्साइड होता है। ये हाई करंट को कैरी करती हैं, सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं, इलेक्ट्रॉन एमिसिविटी इनकी बहुत ज़्यादा है और इसके अतिरिक्त ये जो स्टेबल आर्क है उसको ये मेंटेन रखने में मदद करती हैं और कॉन्टामिनेशन के लिए ये ग्रेटर रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करती हैं। और जो जिरकोनिया एडिड टंगस्टन इलेक्ट्रोड होती हैं ये प्योर टंगस्टन से बेटर होती हैं, लेकिन जो थोरेटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड है इनसे कम होती हैं। तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी है वो इस इलेक्ट्रोड में होती है। उसके बाद बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड का जो साइज सिलेक्शन है वो मेनली डिपेंड करता है हमारा जो करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, किस टाइप का करंट हम यूज़ करते हैं और वर्क पीस का मटेरियल और टाइप क्या है उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड का जो डायामीटर है वो 0.5 mm से 6.5 mm के बीच में हो सकता है। करंट कैरिंग कैपेसिटी 5 एम्पियर से 630 एम्पियर के बीच में हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं इसमें हमें जो कम्बिनेशन चाहिए करैक्टरिस्टिक्स का वो क्या क्या होना चाहिए। एक तो वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसका कम होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 3410 डिग्री सेल्सियस होता है और इनका गुड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। ये बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद आता है फिलर मेटल। अब फिलर मेटल हम यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है फिलर मेटल को यूज किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। और फिलर मेटल को जब हम यूज करते हैं तो उसको हमें वेल्ड पूल में उसको डिप करना होता है और फिलर मेटल की जो सिलेक्शन है वो मेनली डिपेंड करती है वर्क पीस की थिकनेस पर और वेल्ड ज्वाइंट के डिज़ाइन पर वो डिपेंड करती है। इसके अतिरिक्त जो फिलर वायर का डायामीटर जो 0.8 mm से 2.4 mm के बीच में होता है वो मेनली बेस मेटल की थिकनेस पर डिपेंड करता है, मतलब कि जो वर्क पीस की थिकनेस है उस पर वो डिपेंड करता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब फिलर मेटल का हम यूज़ करते हैं, फिलर मेटल को यूज करते समय उसका जो एंड होता है, हीटेड जो एंड होता है, वो सील्डिंग गैस का जो ब्लैंकेट है उससे बाहर ना आए। और जब हम फिलर मेटल को या फिलर वायर को यूज़ करते हैं तो उस दौरान जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होती है उसको वेल्ड पूल से थोड़ा सा हल्के से डिस्टेंस पे वापस हम उसको रख सकते हैं। अब बात करते हैं कूलिंग वाटर सप्लाई। इस प्रोसेस में हमें कूलिंग वाटर की भी ज़रूरत होती है, हमें थोड़ा कूलिंग अरेंजमेंट को मेंटेन करना होता है। तो कूलिंग वाटर के लिए अलग से ये जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर कम रेक्टिफायर होता है इसमें सोलिनॉइड वाल्व लगे होते हैं जो हमारे कूलिंग वाटर की जो सप्लाई है उसका जो फ्लो रेट है उसको ये मेंटेन रखता है। तो अब बात करते हैं कि जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। वर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिग वेल्डिंग को मैनुअली भी किया जा सकता है और इसको ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है। दोनों मोड इसके अवेलेबल हैं, मैनुअली भी और इसको ऑटोमेटेड मोड में भी किया जा सकता है। तो टिग वेल्डिंग में जो वर्किंग है वो इस प्रकार से है कि हमारी जो वेल्डिंग टॉर्च है या वेल्डिंग गन है इसमें जो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड इसमें जो लगा होता है वो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब हम उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कोलेट लगा होता है जिसमें हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो फिट होती है, उसके अराउंड जो नोजल है जिससे सील्डिंग गैस बाहर आती है। और तो सबसे पहले हम आर्क को इनिशिएट करते हैं। जिस वर्कपीस को हमें वेल्ड करना है तो उस वर्कपीस के अगेंस्ट हम आर्क को इनिशिएट करेंगे। अब आर्क को इनिशिएट करने के लिए इसमें मेनली क्या होता है कि टच एंड ड्रा करते हैं, हम टच करते हैं फिर उसको ड्रा कर लेते हैं और इस प्रकार आर्क को इनिशिएट किया जाता है, जैसा कि हम सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में करते हैं। तो इसके अलावा दूसरा मेथड होता है कि या तो हम जो कार्बन ब्लॉक या ग्रेफाइट ब्लॉक पे टच कर सकते हैं या कोई जो स्क्रैप मटेरियल है उस पर उसको टच कर सकते हैं, तब ऐसे हम आर्क इनिशिएट कर सकते हैं। दूसरा, जब आप एसी वेल्डिंग की बात करते हैं
तो उस केस में हाई फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज सप्लाई के द्वारा, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी होगी उस दौरान 100 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज के बीच में होगी, और जो वोल्टेज होगी वो 3000 वोल्ट से 5000 वोल्ट के बीच में होगी एसी वेल्डिंग के केस में, तब भी हम आर्क को इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर लो करंट पायलट आर्क जो डीसी वेल्डिंग में हम करते हैं उससे भी कर सकते हैं। और जब एक बार आर्क इनिशिएट हो जाती है तो उसको हम अलोंग द जो ज्वाइंट है लेकर चलते हैं। एक बार जो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो आर्क है उसको हम स्मॉल सर्कल में उसको मूव किया जाता है ताकि जो वेल्ड पूल है उसको हम सूटेबल साइज का बना सकें। और एक बार जो वेल्ड पूल हमारा डिजायर्ड साइज का बन गया तो हम जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस स्टार्टिंग पॉइंट से हम वेल्ड को कंप्लीट करते चलते हैं, टॉर्च को मूव करते हुए डिजायर्ड वेल्डिंग स्पीड पर। और जैसा हमने बात की कि फिलर मेटल को हम आवश्यकता अनुसार ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करता है हमारी ज़रूरत पर। अगर हम फिलर मेटल को यूज़ करते हैं तो उस केस में जो वेल्डिंग टॉर्च है और जो फिलर रोड होगी उन दोनों को हम स्मूथली मूव करेंगे अलोंग द ज्वाइंट, और जो वेल्ड पूल है ताकि हमारा कांस्टेंट जो कंसिस्टेंट साइज का वो मेंटेन रहे। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो फिलर वायर हम यूज़ करते हैं वो जो फिलर वायर है वो शिल्डिंग गैस की जो कवरिंग बनी है, जो ब्लैंकेट बनी है जिसने वेल्ड पूल को कवर कर रखा है, उससे बाहर हम उसको लेकर ना जाएं जब तक हमारा जो वेल्ड है वो सॉलिडिफाइड नहीं हो जाता। क्योंकि अगर हम फिलर वायर को शिल्डिंग गैस के ब्लैंकेट या कवर से बाहर लेके गए तो उससे क्या होगा, हमारी जो ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाएगी। तो इसके बाद जब हमारा वेल्ड कंप्लीट हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है वेल्ड पूल में मोल्टन मेटल का, तो हमें डिजायर्ड शेप की वेल्ड बीड मिलती है और इस प्रकार हमारा वेल्ड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमें इसमें ध्यान में रखना होगा जब हम वेल्डिंग करते हैं, जब मैनुअली वेल्डिंग की जाती है तो उस समय वेल्डिंग टॉर्च का जो इंक्लिनेशन होता है वर्क पीस के रिस्पेक्ट में वो 70 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में हो सकता है। अगर ऑटोमेटेड वेल्डिंग की जा रही है तो उस केस में जो वेल्डिंग टॉर्च होगी या वेल्डिंग गन होगी वो वर्क पीस से 90 डिग्री पर होगी, परपेंडिकुलर होगी। और फिलर मेटल का जो इंक्लिनेशन रहेगा वो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में रहेगा और उसको हम वेल्डिंग टॉर्च से आगे उसको लेकर चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से टिग वेल्डिंग में वर्किंग होती है। तो अब बात करते हैं कि टिग वेल्डिंग के द्वारा किस किस मटेरियल को वेल्ड किया जा सकता है। बहुत सारे मटेरियल हैं, मोनल है, इनकोनल है, निमोनिक अलॉयज, सिल्वर, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ब्रास, कॉपर, ब्रोंज, टाइटेनियम इत्यादि। और इस वेल्डिंग के द्वारा जो ज्वाइंट हम बना सकते हैं, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, फिलेट और टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, प्लग ज्वाइंट, स्ट्रेपड ज्वाइंट, स्लोटेड लैप ज्वाइंट। लेकिन ये जो प्रोसेस है फिलेट ज्वाइंट के लिए कम सूटेबल रहती है। अब बात करते हैं टिग वेल्डिंग की एडवांटेज की। इसकी एडवांटेज बहुत सारी हैं क्योंकि इस प्रोसेस को हम आसानी से मैकेनाइज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इसको किया जा सकता है और इसमें हमें किसी फ्लक्स की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए फ्लक्स इंट्रैप्टमेंट का जो खतरा रहता है वो इसमें नहीं होगा। और इसमें अलग से जब फ्लक्स हम यूज़ नहीं करते तो कोई फ्यूम्स वगैरह बहुत ही कम इसमें प्रोड्यूस होंगे। इस केस में जो विजिबिलिटी होती है आर्क की बिल्कुल क्लियर होती है। वेल्ड को हम सभी पोजीशन में कर सकते हैं। थिन मटेरियल्स पर हमें हाई क्वालिटी की वेल्डिंग मिलती है। डिसिमिलर मेटल्स को बड़ी आसानी के साथ एक दूसरे के साथ वेल्ड किया जा सकता है, जैसे स्टील को स्टेनलेस स्टील के साथ, ब्रास को कॉपर के साथ। तो इस प्रकार से हम वेल्ड कर सकते हैं अनलाइक मटेरियल्स को। प्रिसाइज कंट्रोल होता है वेल्डिंग हीट पर क्योंकि पूरी तरह से नियंत्रण रहता है, क्योंकि जो GTA जो टॉर्च होती है उस पर जो स्विच होता है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर वो नहीं है तो फुट स्विच से वो कंट्रोल किए जाते हैं। स्मॉल टॉर्च है इसलिए इसको टाइट स्पेसिस में भी यूज कर सकते हैं, कोई स्पैटर इसमें नहीं बनता, बहुत ही क्लीन वेल्ड हमें मिलता है और हीट अफेक्टेड जोन इसमें बहुत ही कम होता है। तो जैसा हमने बात की हाई क्वालिटी जो वेल्डिंग होती है थिन मटेरियल की, तकरीबन अगर हम बात करें वो 0.125 mm से 3 mm तक थिक होता है, तो उसकी भी हम आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। और इस वेल्डिंग के दौरान डिस्टॉर्शन कम होता है, स्मॉल हीट इफेक्टेड जोन होता है। अब इसके बावजूद इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे
टंगस्टन अगर हमारे वेल्ड पूल में चला जाता है तो उसके कारण कुछ कंटामिनेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि ये तभी होता है कि जब जो करंट होता है बहुत ज़्यादा करंट अप्लाई किया जाए या फिर इलेक्ट्रोड का डायमीटर कम हो जाए, तो ऐसे केस में टंगस्टन का इंक्लूजन वेल्ड मेटल में हो जाता है। उसके बाद जो फिलर रोड है, अगर बाई चांस हमारी इनर्ट गैस के शील्ड से बाहर चली जाती है तो उस दौरान भी हमारा वेल्ड मेटल कंटामिनेंट्स आ सकते हैं, ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है, और दूसरी बात कि इसमें हमें जो इलेक्ट्रोड तो नॉन कंज्यूमेबल होती है जो टंगस्टन की बनी है, बट फिलर मेटल को या फिलर रोड को अलग से यूज करते हैं, जिसके कारण हमारी जो वेल्डिंग स्पीड है वो कम हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग के कंपैरिजन में स्लो होती है, और इस वेल्डिंग को करने के लिए हमें स्किल की ज़रूरत होती है। एक स्किल्ड वेल्डर हमें चाहिए, बिल्कुल उसकी कंसंट्रेशन अच्छी हो, पेशेंस उसका अच्छा हो, तो ऐसी स्किल की हमें ज़रूरत होती है। एक स्लो वेल्डिंग प्रोसेस है, और इस वेल्डिंग के द्वारा जो लॉन्गिट्यूडनल जो सिम्स होती हैं, थिन वाल्ड जो स्टेनलेस स्टील मटेरियल या फिर अलॉय स्टील के जो प्रेशर पाइप्स होते हैं या ट्यूब होती हैं, उनकी जो लॉन्गिट्यूडनल सिम है उसको इसमें आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में जब हम वेल्डिंग करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, तो एयरक्राफ्ट फ्रेम, जेट इंजन के जो केसेस होते हैं, रॉकेट मोटर चैम्बर या जो केसेस के वेल्ड करने हैं, ट्रांजिस्टर केसेस की वेल्डिंग में, इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में इसका यूज़ है, केमिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ है, न्यूक्लियर प्लांट में इसका यूज़ है। इसके अतिरिक्त बात करें मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग के बारे में, जिसे हम टिग वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, और जिसका दूसरा नाम गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है, GTAW। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।